सदा चुपचाप रहने वाली शांत प्रकृति की सौम्या पन्ना वाणी की एकमात्र सखी थी। फिर जब से कली आई थी, वाणी ही एक प्रकार से उसकी माँ बन गई थी। छोटी दी से छीन झपट कर वह कली को अपने कमरे में उठा लाती। वह उसके मलिन जीवन क्षितिज की एकमात्र क्षीण रेखा थी। कभी कभी कमरा बंद कर वह अपना स्तन उन क्षुधातुर नन्हे अधरों से लगा देती। अबोध कली कभी टुकुर टुकुर उसे देखती, फिर सूखे स्तन से चिपट जाती। वाणी को लगता नन्ही कली की समस्त स्फूर्ति उसके प्राणों में समा गई है। जो सुख उसे माणिक की संपन्न पीली कोठी में मिला था, वह उसे कली का क्षणिक सहवास पल भर में दे गया था। कभी गाल से चिपकाए मीठी मीठी लोरियां गाती, कभी नीले आकाश की ओर छुमक छुमक कर हाथ पर फेंकती कली की बाल क्रीड़ा देखकर एकांत में वह आनंद विभोर उठती। आज वही कली मृग तृष्णा की सी क्षणिक बहार से उसे सदा के लिए बिछुड़ी जा रही थी। वह जानती थी कि कली अब लौटकर नहीं आएगी। मनोमालिन्य की लोहे की दीवार दोनों बहनों के बीच अमोघ दृढ़ता से खड़ी हो गई थी। माणिक की स्वार्थपरता को वह कई बार परख चुकी थी। माणिक प्राण रहते कभी भी नेकी कर दरिया में नहीं डाल सकती थी। बड़ी दी की लोलुप दृष्टि क्या वह कई बार सुंदर कली के एक एक अंग पर निबद्ध नहीं देख चुकी थी। पन्ना, गाड़ी का समय हो गया है, अब चलो, रोजी ने कहा और पन्ना ने अपने को वाणी के बाहु बंधन से छुड़ा लिया। एक बार उसे ने बड़ी दी की ओर बड़ी आशा से देखा। क्या पता बड़ी बहन स्नेहपूर्ण आश्वासन देकर फिर कह उठे, जाने दे पन्ना, पता नहीं गुस्से में तुझसे क्या क्या भला बुरा कर गई। ना हो तो कली को रोजी के साथ भेजते, तू मत जा। पर माणिक की आंखों से अभी भी चिंगारियां छूट रही थी। तांगे में बैठकर पन्ना ने अंतिम बार पीली कोठी को देखा। कैसे अद्भुत विदा की बेला थी। पाप से विदा, दुराचार से विदा, निर्लजता से विदा, पाखंड से विदा। गुलाबी नाइटी में अर्धनग्न माणिक कुर्सी के हत्थे पर माथा टेक सिसकती वाणी सेन, रेशमी पर्दों से झांकती सोनिया, लीज, मैगी और पिंजरे में बंद सिकंचों में चोंच मारता अफ्रीकी काकतुआ। उसके प्रेमी का एकमात्र वही स्मृति चिन्ह तो रह गया था। कितने वर्ष पूर्व उसके जन्मदिन पर विद्युत रंजन सोने के पिंजरे में बंद कर वह अमूल्य भेंट उसके लिए नैरोबी से ले आए थे। पाँव में बंधी थी सोने की पतली सी जंजीर और उसी को थामकर विद्युत रंजन बड़े खिलवाड़ में उसे कंधे पर चढ़ाकर दरबार में जाते थे। आज पन्ना चलने लगी तो काकतुआ ने तूफान मचा दिया। के जैसे कोई उसकी गर्दन मरोड़ रहा था। क्या पशु पक्षियों को भी विधाता ने ऐसी अलौकिक सूक्ष्म दृष्टि दी होगी? क्या वह जान गया होगा कि उसकी स्वामिनी अब कभी लौट कर नहीं आएगी? पन्ना ने धीरे धीरे उजल होती पीली कोठी को अंतिम बार देखकर आंखें बंद कर ली। स्मृतियों का सागर उमड़ उठा। जब वह हीरा और माणिक उस झूले पर पेंग लेती लेती आकाश छू लेती थी, जब उस बड़े से जामुन के पेड़ से रसीले जामुन गिरा गिरा कर लोटे में हिला नमक मिर्च से सान मार गिन गिन कर बहनों को जामुन बांटती थी, जब तीनों बहनों के पैरों से बंधे घुंघरुओं की मीठी झनकार से पीली कोठी गूंज उठती और मखमली कुर्सी में बैठी मुनि अपने नृत्य प्रवीणा पुत्रियों को बाहों में भर भर कर चूम लेती थी, बड़ी दी की कीर्ति स्तंभ पीली कोठी आकाश में गड़बीली गर्दन उठाए कुछ देर तक दिखती रही, फिर ओझल हो गई। रोजी चुपचाप बैठी थी। अब तक वह एक शब्द भी नहीं बोली थी। धीरे से उसने पन्ना का हाथ पकड़कर थपथपा दिया। अचानक उस मैत्रीपूर्ण स्पर्श ने पन्ना की मुख वेदना को प्रगल्भ बना दिया। चेष्टा करने पर भी वह अपने सिसकी को नहीं घूंट रख पाई। अब क्या होगा रोजी, कहाँ रहूंगी मैं? चिंता क्यों करती हो पन्ना? सच्चा आनंद केवल सेवा व्रत में है। जब तक मैं हूँ तुम्हें चिंता किस बात की है? पर पन्ना को आज पहली बार अपने दायित्व का आभास हुआ था। वह क्या अब अकेली थी?
फिर अकेले भी होती तो क्या रोजी के साथ कुष्ठाश्रम में रह पाती? क्या उस रोजी की भांति महान हो सकती थी जिसे स्वयं अपने हाथों से विभत्स कुष्ठ रोगियों के हाथ पैरों के व्रण धोते वह कई बार देख चुकी थी। एक बार रोजी ने बड़ी स्वाभाविकता से कहा था, पार्वती की आंखों में दवा डाल देना तो पन्ना। और वह बैठी नाक झड़ी अंगुलियों और पलकहीन उन बड़ी आंखों को देखकर घृणा से सिहर उठी थी। बड़ी चेष्टा से उसने बिना पलकों की उन आंखों में दवा डाली थी और घर आकर उंगलियों को खूब रगड़ रगड़ कर डिटॉल से धोने पर भी उसकी सिहरन नहीं गई थी। आज उसी पार्वती की पुत्री के लिए भोग विलासपूर्ण समस्त सामग्री की स्वेच्छा से ही ठुकराकर चली गई थी। रोजी उसने कहा, मेरे पास बैंक में 20,000 रुपये पड़े हैं, शायद 5-7 हज़ार का गहना निकल आए। क्या तुम सोचती हो इतने में मैं कली को लिखा पढ़ाकर ठिकाने लगा सकूंगी? बहुत समय है पन्ना, अभी क्यों घबरा रही हो? रोजी ने उसकी पीठ थपथपाकर एक बार फिर उसे अपने मृदुल आश्वासन में बांध लिया था। रोजी का आश्वासन व्यर्थ नहीं था। वह चतुरा विदेशिनी पहले ही दोनों बहनों के संभावित मनोमालिन्य को सूंघ चुकी थी। पन्ना तो उसकी सूझबूझ देखकर दंग रह गई थी। नैनीताल के सीमांत पर बसी देवदार कोठी को पूरे साल भर का किराया देकर रोजी को उसके लिए 2 महीने पहले ही बुक करा लिया था। मैं जानती थी एक न एक दिन तुम मेरे पास ही आओगी और फिर अपनी सुंदर धरोहर को मैं क्या कुष्ठाश्रम में रख सकती? इस एकांत में तुम स्वयं चाहने पर ही किसी से मिल सकती हो। उसके लिए भी तुम्हें 1 मील नीचे उतरना होगा। तुम्हारे सबसे निकट रूज विले हैं, वहाँ मेरे मित्र बिशप लिया रहते हैं। उसके नीचे उस लाल छत वाले बंगले में एक पहाड़ी परिवार रहता है, बड़े भले लोग हैं। मैंने उनसे भी कह दिया है, तुम्हें देखती रहेगी मिसेज जोशी। पर मैं यहाँ अकेली कैसे रहूँगी रोजी? पन्ना को उस विराट बंगले के किसी बड़े जहाज के केबिन जैसे कमरे काट खाने को दौड़ रहे थे। कली का स्कूल इतनी दूर था और रोजी का कहना था कि वह लाड़ प्यार में इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसे बोर्डिंग में ही रखना पड़ेगा। कभी कभी होम लीव मिलने पर वह पन्ना के पास आकर रह सकती थी।